नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विधिलॉजी पर। आज हम लोग एक और नया सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990। इसमें कितने सेक्शन हैं, ये किस चीज़ के लिए बना है और इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें हम आज इसका पर डिस्कस करने वाले हैं। तो लास्ट तक बने रहिएगा हमारे साथ। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि इस अधिनियम का नाम मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 है। यह अधिनियम 1991 का अधिनियम संख्या 4 है। दोस्तों इसका जो संख्या 4 जो है यह एडीपीओ के एग्ज़ाम पेपर में पूछा जा सकने वाला एक क्वेश्चन है, जिसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि यह ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम है जिसके अंदर इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। इस अधिनियम को राष्ट्रपति की अनुमति 22 जनवरी 1991 को मिली और यह लागू हुआ 8 फरवरी 1991 को, जब यह समाचार प्रकाशन में मध्य प्रदेश के द्वारा प्रकाशित हुआ प्रथम बार। इसका उद्देश्य है राज्य की सुरक्षा और लोक व्यवस्था बनाए रखना। इस अधिनियम के अंदर टोटल 7 अध्याय हैं और 35 धाराएं हैं। यह अधिनियम मध्य प्रदेश विधान मंडल द्वारा पारित किया गया है। जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इस अध्याय के प्रारंभिक पहला जो अध्याय है उसके अंदर धारा 1 है, जो कहती है कि इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम तथा विस्तार। इस अधिनियम का संक्षिप्त जो नाम है वह है मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 तथा इसका विस्तार संपूर्ण मध्य प्रदेश पर है। अध्याय 2 व्यक्तियों के आने जाने और उनके कार्यों का निर्बंधन। धारा 2 परिभाषा। धारा 2 के अंदर जो परिभाषा दी गई है निर्बंधन आदेश, वह यह कहती है कि धारा 3 के अंदर जो निर्बंधन आदेश दिया जाएगा वही इसका सार समझा जाए। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं धारा 3 कि धारा 3 में दिया गया है निर्बंधन आदेश करने की शक्ति किसके पास होगी, जो कि यहाँ बताया गया है कि निर्बंधन आदेश की जो शक्ति है वो जिला मजिस्ट्रेट के पास होती है। निर्बंधन आदेश जिला मजिस्ट्रेट तब जारी करता है जब उसे यह संदेह हो कि किसी व्यक्ति के संबंध में ये समाधान हो जाए कि वह ऐसी रीति से कार्य कर रहा है या उसके ऐसी रीति के कार्य करने की संभावना है जिससे राज्य की सुरक्षा या लोक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। ऐसा समाधान हो जाने पर जिला मजिस्ट्रेट उसको एक निर्बंधन आदेश जारी कर सकता है, यह अपेक्षा करते हुए कि वह ऐसी कोई रीति से कार्य ना करे जिससे कि राज्य की सुरक्षा या लोक व्यवस्था पर प्रभाव पड़े। इसके अंतर्गत वह लोग भी आते हैं जो उस व्यक्ति के साथ या उस व्यक्ति को आश्रय देते हैं। किसी भी ऐसी वस्तु या वस्तुओं का जो उस आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, उसके द्वारा कब्जे में रखा जाना या उपयोग में लाया जाना प्रतिषिद्ध या निर्बंधित किया जा सकेगा। अब आती है एक इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों कि इस आदेश का उल्लंघन करने पर कितनी कालावधि की सज़ा या पनिशमेंट दी जा सकेगी। तो यह आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर 1 वर्ष से अनधिक तक की सज़ा दी जा सकेगी। अध्याय 3 समाज विरोधी तत्व और पूर्व में सिद्धदोष ठहराए गए व्यक्तियों का तितर बितर किया जाना। इसके अंदर धारा 4 कहती है कि व्यक्तियों के दलों तथा समूह का तितर बितर किया जाना। जब कभी जिला मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि जिले में व्यक्तियों के किसी दल या समूह के आने जाने या पड़ाव से खतरा या कोई ऐसी शंकाएं पैदा हो सकती हैं जिससे कि राज्य की सुरक्षा या लोक व्यवस्था को खतरा पहुँचे या हानि पहुँचे, तब जिला मजिस्ट्रेट ऐसे समूह या ऐसे दलों के लीडर या उनके अध्यक्ष को एक आदेश पारित करते हुए यह उनसे अपेक्षा कर सकता है कि आप लोग जो हैं ये अपना जो समूह या जो दल बनाया हुआ है इसको बंद कर दें और ऐसे कार्य में लगें या ऐसी रीति से कार्य करें जिससे कि राज्य की सुरक्षा और लोक व्यवस्था पर प्रभाव न पड़े। धारा 5 अपराध करने के लिए आमादा व्यक्तियों का हटाया जाना। आमादा का मतलब ये है कि जो पुनः कोई अपराध कर सकते हैं या जो कोई अपराध करने के लिए आतुर हैं। यहाँ दोस्तों ऐसे लोगों के बारे में बताया गया है जिससे किसी व्यक्ति को या किसी व्यक्ति से
आने जाने या कार्यों से मानव शरीर या संपत्ति को खतरा या अहानिकारित हो रही है तब, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में यह युक्तियुक्त विश्वास करने का कारण है कि वह कोई ऐसा अपराध कर सकता है जो कि भारतीय दंड संहिता 1860 आईपीसी के अध्याय 12, 16 या 17 या फिर उसकी धारा 506 या 509 के अधीन दंडनीय हो, तब ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध आदेश पारित किया जा सकता है कि वह उस क्षेत्र से जहां वह स्थित है या उस क्षेत्र के किसी भाग से या उस जिले से या उस जिले के किसी भाग से या अन्य जिलों के किसी भाग में अपने आप को हटा ले। धारा 6, कतिपय अपराधों के लिए दोष सिद्ध ठहराए गए व्यक्तियों का हटाया जाना। यह धारा 5 से थोड़ी अलग है दोस्तों। धारा 5 में यह बताया गया था कि अगर कोई व्यक्ति कोई ऐसा कार्य करने वाला हो तब उसको निर्बंधन आदेश जारी या कोई भी आदेश जारी किया जाता है। लेकिन धारा 6 ये कहती है कि जो पहले से दोष सिद्ध हैं या किसी अपराध में सज़ा काट चुके हैं, वो लोग अगर वापस से ये कार्य करते हैं या उस कार्य को करने की आशंका होती है तब उनको निर्बंधन आदेश किया जाएगा। तो इसके अंदर 4 जो हैं अपराध बताए गए हैं। पहला, आईपीसी 1860 के अध्याय 12, 16 एवं 17 या उसकी धारा 506 और 509, जैसा कि हमने धारा 5 में पढ़ा। सेम वहाँ पर भी यही था। एक और जो आता है वो है सिविल राइट अधिनियम 1955। तीसरा, अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956। इसके अंदर यह स्पेशल है कि अगर इस एक्ट के अंदर, अनैतिक व्यापार अधिनियम के अंदर, अगर उसने 2 बार सज़ा काट ली है या 2 बार वह दोष सिद्ध हो चुका है तब उसको इस धारा के अंदर आदेश या निर्देश दिया जाएगा। चौथा है सार्वजनिक द्यूत अधिनियम 1867, पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट। इसकी धाराएं 3, 4 एवं 4A में अगर कोई व्यक्ति 3 साल की अवधि के अंतर्गत 3 बार या 3 से अधिक बार दोषी पाया जा चुका है तब उसे इसके अंतर्गत आदेश दिया जाएगा। याद रहे दोस्तों कि इसके अंदर आदेश तभी दिया जाएगा जब कोई व्यक्ति पूर्व में जिस चीज़ के लिए दोष सिद्ध हुआ है उसी दोष सिद्धि को वापस से करने का पुनः प्रयास करता है या उसी तरीके का अपराध करने का प्रयास करता है तब। धारा 7, धारा 4, 5, 6 के अधीन आदेशों के प्रवर्तन की कालावधि। धारा 7 ये व्यवस्था करती है कि जो आदेश धारा 4, 5 और 6 के अंतर्गत दिए जाते हैं वह कितनी अवधि के होते हैं। तो दोस्तों यह 1 वर्ष की अवधि के होते हैं, इससे अधिक नहीं। धारा 8, धारा 8 में यह बताया गया है कि धारा 3, 4, 5 और 6 के अधीन जो आदेश पारित किए जाते हैं उसके पहले सुनवाई का मौका दिया जाना चाहिए। युक्तियुक्त अवसर एक व्यथित व्यक्ति जिसके खिलाफ ये आदेश पारित किया जा रहा है उसको दिया जाना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर व्यथित व्यक्ति को यह सुविधा होती है कि वह अपनी ओर से कोई साक्षी पेश करना चाहता है तो वह जिला मजिस्ट्रेट के सामने साक्षी को प्रस्तुत कर सकता है, या फिर वह जिला मजिस्ट्रेट के सामने किसी विधि व्यवसायी के द्वारा उपसंजात हो सकता है। और इसके अलावा जिला मजिस्ट्रेट अगर चाहे और अगर उसको यह सुनिश्चित करना हो कि जिस व्यक्ति को आदेश दिया गया है उसे उसके समक्ष हाजिर होना सुनिश्चित करना हो तो वह उसे आदेश दे सकता है या उससे कोई बंधपत्र प्रतिभूति भरवा सकता है। यदि उक्त व्यक्ति वह आदेश मानने से इनकार करता है या उपसंजात नहीं होता है या बंधपत्र नहीं भरता है तो उसके ऊपर एक पक्षीय कार्रवाई की जा सकती है। धारा 9, अपील। अपील जो है दोस्तों वह धारा 3, 4, 5, 6 और 13 के अंतर्गत जो आदेश दिए जाते हैं उसके लिए होती है। जैसा कि हमने 8 में पढ़ा कि उसको सुनवाई का मौका दिया गया, वह नहीं आया, एक पक्षीय आदेश पारित हो गया। अगर इस स्थिति में अगर उसे कहीं अपील करनी होगी तो वह अपील करेगा राज्य सरकार को। राज्य सरकार को यह अपील आदेश पारित होने के 30 दिन के भीतर करनी होती है। इस 30 दिन की अवधि में हम वह टाइम छोड़ दिया जाता है जो कि उस आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि लेने में लगा हो। राज्य सरकार अपील का निपटारा अपील फाइल होने की दिनांक से 4 माह के अंदर करेगी। याद रहे दोस्तों कि जब तक अपील पेंडिंग है या राज्य सरकार के पास उसका निपटारा नहीं हुआ है तब तक वह आदेश प्रवर्तन में रहता है।
धारा 10 कतिपय मामलों में पारित आदेश की अंतिमता, यानी कि कब आप किसी आदेश को या किसी निर्देश को कोर्ट में, न्यायालय में चैलेंज कर सकेंगे। तो दोस्तों उसके लिए 3 ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके अंतर्गत आप जो धारा में 10 में दिए गए हैं किसी भी आदेश को चैलेंज कर सकते हैं। पहला है कि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 8(1) में दी गई जो प्रक्रिया है वह फॉलो नहीं की गई हो, या फिर दूसरा है कि जब जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष कोई ऐसी सामग्री नहीं थी जिसके अंतर्गत वह आदेश जारी कर सके, या तीसरा है धारा 5 के अधीन जिला मजिस्ट्रेट इस राय से एकमत नहीं थे कि जो साक्षीगण हैं वह खुलेआम साक्ष्य देने में रजामंद नहीं थे। अगर ये 3 चीज़ें प्रूव कर दी जाती हैं तो आप अपने आदेश को चैलेंज कर सकते हैं। धारा 11 उन व्यक्तियों द्वारा जिला आदि न छोड़ने पर तथा हटाए जाने के पश्चात उसके द्वारा उसमें प्रवेश करने पर प्रक्रिया। धारा 3, 4, 5, 6 के अंतर्गत जिन व्यक्तियों को जिला छोड़ने के लिए जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आदेश दिया जाता है, यदि वह व्यक्ति जिला नहीं छोड़ते हैं या फिर जिला छोड़ने के पश्चात वापस से उस अवधि को पूरा करने के पहले वापस उस जिले में प्रवेश कर लेते हैं, तब उनके ऊपर कार्रवाई की जा सकेगी। इस अधिनियम के अंदर और भी कार्रवाई हैं जो ऐसे लोगों के ऊपर दंड के प्रावधान करती हैं, जिसे कि हम आगे डिस्कस करेंगे। परंतु धारा 11 के अंतर्गत यह व्यवस्था है कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति वापस से उस जिले में पाया जाता है तो जिला मजिस्ट्रेट उसे गिरफ्तार करवा सकेगा या वापस सर उस जिले तक भिजवा सकेगा या हटा सकेगा। धारा 12 उस जिले आदि में जिससे हट जाने के लिए किसी व्यक्ति को निर्देश दिया गया था प्रवेश करने या लौटने की अनुज्ञा। दोस्तों यहाँ पर जिस व्यक्ति को यह आदेश दिया गया है कि वह इस कालावधि तक उस जिले में प्रवेश नहीं करेगा, तब अगर किसी कारणवश उसे जिले में आना हो या आवश्यकता हो तब वह राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट से पूर्व अनुज्ञा लेकर उस जिले में आ सकता है। याद रहे दोस्तों कि यहाँ जो ये अनुज्ञा या अनुमति दी जाती है ये किसी भी वक्त जिला मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार द्वारा खत्म की जा सकती है, प्रतिसंहृत की जा सकती है। धारा 13 निर्वासन की राज्य सरकार की शक्ति। निर्वासन की जो राज्य सरकार की शक्ति है वह यह कि निर्वासन राज्य सरकार या राज्य सरकार का कोई अधिकारी जिसे राज्य सरकार विशेष रूप से इसके लिए अधिकृत करती है, वह धारा 3, 4, 5, 6 और 13 के अंतर्गत जो भी शक्तियां हैं वह प्रयोग करके यह आदेश दे सकता है जैसा आदेश जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इन धाराओं में दिया जाता है और उनका पालन वैसे ही किया जाएगा। इस निर्वासन के अंतर्गत दिया गया आदेश का पुनर्विलोकन राज्य सरकार स्वयं कर सकती है या किसी के आवेदन पर कर सकती है। धारा 14 जो है दोस्तों इस अधिनियम की एक प्रमुख धारा है जिसके अंतर्गत केस दर्ज किया जाता है, यानी कि प्रैक्टिकली ये धारा बहुत यूज़ में आती है। इसके अंतर्गत बताया गया है कि धारा 3, 4, 5, 6 और 13 के अधीन निर्देशों का उल्लंघन अगर कोई करता है तो उसके लिए क्या शास्ति है। अगर कोई आदेश का विरोध करता है या अवज्ञा करता है या उसको मानने से अनुवर्तन नहीं करने के लिए कहता है या फिर वह उसके विरोध और अवज्ञा का दुष्प्रेरण करता है, इन सभी के लिए इस धारा के अंतर्गत 3 साल तक की सज़ा और जुर्माना दोनों देने की प्रावधान है। अगर कोई कारण लेखबद्ध हैं तो यह सज़ा 4 महीने की जा सकती है, किंतु इससे कम नहीं। यह यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है जो हमें याद रखनी चाहिए, जो कि एक ओटी का जो क्वेश्चन है वो यहाँ से बनने की पूरे चांसेस हैं। तो दोस्तों यहाँ तक आपने हमारा वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल विधिलॉजी, ताकि आगे भी हम आपको नए नए वीडियो डालते रहें और आपके जो भी इसके अंदर सुझाव हैं वह आप ज़रूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।